जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और ज़बरदस्त वाली चली हुई है। बताओ भाई, कैसन आप सभी लोगों के हालचाल? कैसन आप सभी का तैयारी चले बा? सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना? तो आप सभी की क्लास कल नहीं हुई थी, कारण मैंने बता दिया। लेकिन आज एक बेहतरीन और शानदार वाली क्लास हम करेंगे। मज़ा ही आ जाएगा। आज आप अपनी आँख के बारे में पढ़ोगे। और खैर, आँख के बारे में आपने कभी सोचा हो तो ये प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। कभी आपने कोई रील वील कहीं देखी हो तो इसकी मेगापिक्सल आपने सुने होंगे, 580 के आसपास मेगापिक्सल होते हैं, है ना हरीश बाबू? 10-20 मेगापिक्सल का कैमरा क्या ज़बरदस्त होता है। और उसकी कीमत कितनी होती है? हमारी आँख पता है कितने मेगापिक्सल की है? 580 मेगापिक्सल की। और इसकी लिमिट कितनी है? कितना दूर देख सकती है बताओ हरीश बाबू? हमारी आँख कितनी दूर तक देख सकती है? पता है, करोड़ों किलोमीटर दूर तक देख सकती है। अरे तारों को देख लेती है यार। तारे करोड़ों किलोमीटर हैं। आज इसके बारे में बड़ी गजब गजब बातें सीखेंगे जो एग्जाम में आती हैं। भैया मैं एकदम बहुत शानदार हूँ भैया। आपके बीच में आके तो और ऐसे लगता है जैसे सब विघ्न हरता ने मेरे विघ्नों को हर लिया है। वैसे कोई विघ्न है नहीं, बट आपके बीच में आके एक अलग ही हैप्पीनेस लगती है। चलो शुरू कर दें। तो आज शुरू करते हैं अपनी आँख के बारे में पढ़ना। और भाई साहब, आँख का पहले एक बेहतरीन सा चित्र लेकर आया हूँ मैं। आपको इसे देख के मज़ा आ जाएगा। गजब की चीज़। इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है। अब पढ़ना शुरू करते हैं एक एक बात के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी आँख का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? कॉर्निया। पहले इसके बारे में थ्योरी पढ़ो, फिर चित्र देखना। नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। इंग्लिश अगर आप हिंदी वाले डायग्राम में देखें तो कॉर्निया क्या है? नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो है, इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। इसमें आ रहा है कहीं? ये आ रहा है। ये आ रहा है आपका पार्ट कॉर्निया। ठीक है, आजा भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये ही आपका कॉर्निया होता है। यहां से जो सबसे पहले आपको नजर आता है, दैट इज द कॉर्निया। ठीक है। अच्छा, इसके आगे और क्या सवाल बनेंगे? यह वक्राकार होता है। बिल्कुल भाई, किसकी शेप में होता है? वक्र की शेप में होता है। और नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अपनी देखो, हमारी आंख जितनी दिखाई देती है ना, उतनी नहीं है ये, उससे कहीं ज्यादा है। बाहर पता है कितनी सी दिखती है ये केवल इतनी इतनी सी दिखती है। और उसके पीछे देखो कितनी खतरनाक है, ये पूरी पीछे तक ये आंख है। कभी तुमने हॉलीवुड फिल्म देखी है? उनमें आंख जो है ना बाहर निकल जाती है कई बार, तो बिल्कुल गोल गोल सी बॉल बॉल सी नजर आती होगी, है ना? वो खतरनाक साइनेमेटिक व्यूज दे देते हैं हॉलीवुड वाले। बॉलीवुड में तो जाने कुछ का कुछ दिखा देते हैं। तो ये जो बाहर आपका है आंख का सबसे पहला हिस्सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी, है ना? अच्छा, कॉर्निया क्या करता है? सवाल आएगा ये क्या करता है। तो पहला सवाल तैयार हो गया, नेत्र को सुरक्षा। जहां से सवाल बनेगा, देखो ये तो पूरी थ्योरी जानने वाली हो गई। यहां से भी सवाल बन सकता है, नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग। सवाल आएगा नेत्र का सबसे पहला हिस्सा कौन सा होता है? तो बाहरी पारदर्शी भाग जो है वो क्या हो जाता है भैया जी? कॉर्निया हो जाता है। ये क्या करता जी? ये नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता। अगला सवाल है कि प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता। देखिए, हमारी आंख में घुसने पर प्रकाश अपने रास्ते को चेंज करता। तो सबसे ज्यादा जो रास्ते को चेंज करेगा, ये कहाँ कर जाता है? ये कॉर्निया पर चेंज कर जाता है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन अपवर्तन कॉर्निया में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप देखें। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश मोड कॉर्निया द्वारा किया जाता है, लेंस के द्वारा नहीं। ये बात आप आगे याद रखना। देखो आगे इसमें लेंस भी है। तो अपवर्तन सबसे ज्यादा कहां से होना चाहिए था? लेंस से। लेकिन यहां उससे पहले ही अपवर्तन कौन कर देता है? कॉर्निया। यानी कि सबसे ज्यादा रास्ते को कौन चेंज कर देता है? कॉर्निया। तो ये अच्छा सवाल बन गया। नेत्रदान में केवल कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की आंखें खराब हो जाती हैं तो उसको केवल क्या दिया जाता है? केवल और केवल कॉर्निया दिया जाता है, उसी से आंखें सही हो जाती हैं। ठीक है भैया, 13-14 की क्लास दोस्त नहीं, 14-15 की नहीं हुई होंगी, क्योंकि सैटरडे किस दिन का था? हाँ, बिल्कुल नहीं होंगी। 13, 14, 15 3 दिन की क्लास नहीं होंगी। 13 का सैटरडे, 14 संडे, 15 क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने आपको कारण बता दिया था। आगे चलिए।
कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती है। देखो एक एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं। आप कॉर्निया क्या होता है? अरे ये जो अपनी आंख के बाहर आप सफेद सफेद सा देख रहे हैं ना, देखो जैसे मेरी आंख में देख लो यार, ये जो सफेद सफेद सा आपको नजर आता है, बिल्कुल सफेद सफेद सा, ये कॉर्निया होता है। इसमें कोई भी ना रक्त वाहिका नहीं होती, यानी इसमें कोई भी नस नहीं होती। अच्छा, आंख में जो नस लगती है ना वो पीछे होती है, वो मसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। वो तो मांसपेशियां हैं, नस नहीं है। इसमें कोई नस नहीं है, इसलिए ये आपको कैसी दिखाई देती है? पार्शियल दिखाई देती है, आपको ये पारदर्शी दिखाई देती है। देखिए भाई, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है। पारदर्शी भाग है, नेत्र को सुरक्षा देगा, सर्वाधिक अपवर्तन होगा और अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से हो जाएगा। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है, कोई रक्तवाहिका नहीं होती, इसलिए ये कैसी दिखा देती है? पारदर्शी दिखती है। तो कॉर्निया से बनने वाले 6 के 6 सवाल क्लियर? बता दो फटाफट से। पहला सवाल यहां से देखते रहो आप लोग, मैं बताता रहूंगा। पहला सवाल है, सबसे पहले प्रकाश किस में पड़ता है? कॉर्निया में। नेत्र को सुरक्षा कौन देता है? कॉर्निया। सर्वाधिक अपवर्तन कहां से होगा? कॉर्निया। आगे देखिए, वो 5वां पॉइंट भी वही है। अगला, नेत्रदान में कौन सा पार्ट प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। इसमें कोई रक्तवाहिका नहीं होती, इसलिए कैसा दिखता है? पारदर्शी। पीडीएफ से पढ़ाने का ये फायदा हो जाता है कि डिस्कस ज्यादा हो जाता है, याद क्लास में ही हो जाता है बार बार डिस्कस करने से। अब मैं इतना बता के फिर उसको लिखूं, टाइम वेस्टेज है, सिर्फ टाइम वेस्टेज। हालांकि अब सब सेटिस्फाइड है, वैसे तो सब पक्ष में थे पीडीएफ के में, लेकिन कुछ जो 2-4 साथी नहीं थे, अब वो भी समझ गए हैं, तो बस मैं उनको फायदे बता रहा हूं, है ना? ठीक है भाई। आंखों में डूब जाने को बेकरार बैठे हैं भाई, वाह। आंखों में डूब जाने को ये बेकरार बैठे हैं। कॉर्निया से बनने वाले 6 के 6 सवाल क्लियर हो गए। चल भैया, अगले पार्ट पर चलते हैं, और अगला पार्ट है हमारा परितारिका यानी कि आइरिस। देखिए इस आंख को देखिए, क्या शानदार आंख मैंने आपको दिखाई है। देखिए इसमें 3 चीजों को आप ध्यान से देखिए। आइरिस कौन सा पार्ट होता है आपकी आंख में? देखो, एक तो ये पूरी गोल गोल सी बॉल होती है, उसके बीच में एक काला काला होगा। इसका रंग निर्भर करता है हर एक व्यक्ति पर। जैसे मेरे ये कलर कुछ भूरा है, ज्यादातर लोगों का काला होता है, कुछ लोगों की आंखों का नीला भी होता है। आजकल इसको नीला करने की कवायदें ज़्यादा चल भी गई हैं। महिलाएं इसके लिए मेकअप में लेंस लगाती हैं, मैंने देखा है भाई। मतलब आप समझो किस हद तक हम जा रहे हैं। हम अपनी आंख के रंग से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमने उसमें लेंस लगा लिया। कई बार इसमें लेंस उन्स लगाने से अगर सस्ती क्वालिटी का लेंस लग जाए तो आंखें ख़राब भी हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती हैं। अच्छा चलिए, खैर भाई सबकी अपनी आंखें हैं, कुछ भी करें। तो दोस्त, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पुतली पपिल, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आइरिस। ये जो आपको रंगीन रंगीन सा पार्ट लग रहा है। अब आइरिस का क्या काम है? हिंदी में इसको हमने परितारिका बोला। आइरिस का काम है, नेत्र के लेंस के सामने स्थित रंगीन झिल्ली है। देखिए लेंस कहाँ है, इस डायग्राम में आपको क्लियर पता लगेगा कि लेंस कहाँ है। देखो ये होता है लेंस, ठीक है। इसके सामने जो झिल्ली है इसको हम बोलते हैं आइरिस यानी कि परितारिका, ठीक है। डायग्राम कहाँ गया वो? हाँ यही है। तो ये है आपका लेंस, ये वाला जो पार्ट है ना ये है लेंस, और लेंस के सामने ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपको नजर आएगी ये पूरी, यहाँ से यहाँ कर ऐसे ऐसे, ये वाली जो चीज है यही आपका आइरिस है। और अगर आप इस आंख को ऐसे घुमा कर देखोगे, मतलब ये किसी व्यक्ति की ऐसे आंख है और ये बिल्कुल सामने वाली आंख है, तो परितारिका आइरिस ये होता है। अब देखो सवाल ये पूछा जाएगा कि परितारिका क्या होता है, तो नेत्र के लेंस के सामने रंगीन झिल्ली होती है, इसके पीछे लेंस होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आंख का रंग किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला, परितारिका के ही रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट पर निर्भर करता है। देखिए हमारी बॉडी का जो मोस्टली कलर है ना, ये सब हमारे पिगमेंट पर डिपेंड करता है। आपको शायद बायोलॉजी आपने पढ़ी हो, तो हमारी बॉडी में से जो हेयर्स निकलते हैं ना वो वाइट निकलते हैं, पिगमेंट ही उनको रंग प्रदान करके काला बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हम पिगमेंट को मजबूत करने वाली चीज़ें नहीं खाते हैं तो वो सफ़ेद ही निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो आप याद रखेंगे परितारिका से बनने वाले सवाल
तो परितारिका से दो सवाल बनेंगे, या मेजरली आप ये याद रखो कि आंख का रंग किससे तय होता है, तो जो भूरा, नीला, काला, ये सब आइरिस से तय होता है, आइरिस में उपस्थित पिगमेंट से तय होता है। तो फटाफट बताइए, हाँ जी दोनों मुझे क्लियर हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि नेत्र लेंस के सामने स्थित एक झिल्ली होती है जिसको हम परितारिका कहते हैं, आइरिस कहते हैं, और आंख का जो रंग है वो काला, भूरा, नीला, ये सब परितारिका में उपस्थित एक पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो दो पार्ट हमारे कवर हो गए हैं परितारिका। तीसरा पार्ट आता है हमारा जिसको हम पपिल बोलते हैं। और पपिल कौन सा पार्ट है, पुतली कौन सा पार्ट है, ये देखिए, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए कि पपिल क्या है, पुतली क्या है, समझिए। पुतली परितारिका के केंद्र में, भाई ये परितारिका जो है, आइरिस जो है, इसके सेंटर में ही तो है। इसके सेंटर में स्थित छोटा सा काला छिद्र पुतली कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पुतली क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखिए, हमारी आंख को ऐसा नहीं है कि हमेशा ही समान प्रकाश चाहिए। अगर हम उजाले में देख रहे हैं तो वो मतलब उजाला है वहां ऑलरेडी, तो आपकी आंख को कम लाइट चाहिए। लेकिन अगर कहीं अंधेरा है तो आपकी आंख को ज़्यादा प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, ये यही पपिल करती है, पुतली करती है। तो सबसे अच्छा और बड़ा सवाल है यहाँ कि पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है। अब देखिए, पुतली जो है, पपिल जो है, इसमें अगर ज़्यादा प्रकाश जाना होगा तो इसका आकार बड़ा रहेगा, और अगर इसमें कम प्रकाश भेजना है, अगर इसमें कम प्रकाश भेजना है तो इसका आकार छोटा हो जाता है। इसका आकार बड़ा है तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा, और इसका आकार छोटा है तो कम प्रकाश जाएगा। आप कभी ना प्रैक्टिकल करके देखना, उजाले में अपनी आँख का फ़ोटो लेना और अंधेरे में अपनी आँख का फ़ोटो लेना। जैसे ही अंधेरे में जाओ, ये पुतली जो है ना, पपिल जो है, अपने आप को तुरंत छोटा कर लेती है। तो पुतली अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकती है प्रकाश लेने के हिसाब से, अंधेरे और उजाले के हिसाब से। अब इसको भाई पतला और छोटा और बड़ा कौन बनाएगा, तो इसके आसपास जो परितारिका है ना, जिसको हम आइरिस बोल रहे हैं, ये आइरिस ही इसको दबाता और खोलता है। जैसे ही अंधेरे में जाओगे तो इसको ये चौड़ा देगा, और जैसे ही उजाले में जाओगे तो इसको छोटा कर देगा। इतना मत सोचो कि अंधेरे में क्या होगा, उजाले में क्या होगा, इतना देखो सिर्फ छोटा और बड़ा होना है। तो छोटा और बड़ा कैसे होता है, आइरिस की वजह से, परितारिका की वजह से। उज्जवल क्या कहते हैं, आपसे पढ़कर फिजिक्स में 12 में से 10 करके आया हूँ ग्रुप डी में, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई उज्जवल। और साथियों देखिए, आप सभी के जो शब्द होते हैं ना, ये वाकई में बड़ी ऊर्जा देते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम तक, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो वैसे भी बड़ा लंबा रहा, तो फॉर्म जब से तैयारी हम शुरू करते हैं और एग्ज़ाम तक ना, ये केवल आप सभी की परीक्षा होती है, हमारी भी उतनी ही परीक्षा होती है कि हमने जो रणनीतियाँ बनाई, आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण समय लिया, आप सभी ने जो हमें भरोसा दिखाया, और हमने जो कहा कि भाई मैराथन है तो मैराथन से जुड़िए, ये प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस से जुड़िए तो वो सब हम जो कहते हैं, आप भरोसा करते हैं, उस भरोसे के बदले जब आपको एग्ज़ाम में एक संतुष्टि मिलती है तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू भाई उज्जवल इस फीडबैक के लिए। और सभी बताते रहा करो कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपको, जब एग्ज़ाम देकर आओ, कि एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, परितारिका क्या है, कृष्णा क्या पूछना चाह रहे हो भाई। परितारिका मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया। परितारिका ये वाला पार्ट होता है जो हमारे लेंस को कंट्रोल, लेंस के आकार को कंट्रोल करता है। तो सवाल पूछेगा कि बताओ लेंस के आकार को, साइज को कंट्रोल कौन करता है, तो आप कहोगे परितारिका इसके आकार को कंट्रोल करती है। और मुझे बताओ क्या पूछना चाह रहे हो परितारिका के बारे में। तो अभी हम पुतली के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने ये पढ़ लिया कि परितारिका जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे पढ़ो। तेज प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है क्योंकि उसको कम रोशनी चाहिए, और अंधेरे में कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है क्योंकि फिर उसे ज़्यादा रोशनी चाहिए। अंधेरे में ज़्यादा रोशनी चाहिए, उजाले में उसे कम रोशनी चाहिए। तो ये हर एक सवाल है, इग्नोर किसी भी लाइन को मत करना। पुतली का काला दिखना प्रकाश के अंदर अवशोषित हो जाने के कारण होता है। देखिए, पुतली हमेशा काली रहेगी, परितारिका का रंग बदलेगा, पुतली हमेशा काली रहेगी। क्यों? क्योंकि पुतली में से होकर सारा प्रकाश अंदर चला गया है। देखिए, चीज़ों का रंग हमें प्रकाश से दिखाई देता है,
और जो चीज सारे प्रकाश को अवशोषित कर ले, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, वो हमें काली दिखाई देगी। काला कलर का मतलब क्या है कि उस पर पड़ने वाला सारा प्रकाश अवशोषित हो गया। अगर लाल रंग कोई हमें दिख रहा है ना, तो प्रकाश के सारे रंग उस पर पड़े, लेकिन वो ऐसा है कि वो सारे बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है और केवल हमारी आंख पे कौन से को लौटाता है? लाल को। रंगों का दिखना बहुत बड़ा भ्रम है। लाल रंग का मतलब क्या है कि श्वेत प्रकाश उस पर पड़ा, व्हाइट लाइट पड़ी, सारे रंगों को अवशोषित कर लिया और केवल आपको कौन सा रंग लौटाया? लाल रंग। लेकिन पुतली ने तो कोई रंग नहीं लौटाया, पुतली में तो सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, तो वो कैसी नजर आती है? काली। इसे नेत्र का नेचुरल अपर्चर माना जाता है। नेचुरल अपर्चर इसे हम कहते हैं। देखिए नेचुरल अपर्चर का मतलब क्या होता है? अपर्चर का मतलब होता है जैसे एक लेंस है, तो यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी है, इसी को हम इसका अपर्चर कहते हैं। और अपर्चर की मुख्यता होती है, इंपॉर्टेंस होती है अपर्चर की, कि उसमें कितना प्रकाश जाएगा। भाई एक छोटा लेंस है तो उसमें इतना प्रकाश जाएगा, अगर उसका अपर्चर ये है। अगर मैं इस लेंस को और छोटा कर दूं, अपर्चर इसका इतना है, तो इसमें और कम प्रकाश जाएगा। तो अपर्चर ही ये तय करता है कि किसी आंख में कितना प्रकाश जाएगा। तो सवाल आएगा कि नेचुरल अपर्चर किसे कहा जाता है? इसको हिंदी में भी नेचुरल अपर्चर ही बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक अपर्चर बोल देगा तो वो कौन हो जाती है भाई? पुतली हो जाती है, पुतली। ठीक है, यानी कि पपिल। कहाँ गया? ठीक है, पुतली यानी कि पपिल। बताइए। हाँ जी भैया ठीक है, मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई है। तो पुतली से रिलेटेड कितने सवाल हैं? पुतली से रिलेटेड सवाल है। पहला सवाल है कि परितारिका के केंद्र में छोटा काला छिद्र क्या कहलाता है? पुतली। प्रकाश की मात्रा को पुतली एडजस्ट करती है। पुतली के आकार को कौन एडजस्ट करता है? परितारिका यानी कि आइरिस। उसके बाद पुतली अंधेरे में कैसी हो जाती है? बड़ी। उजाले में कैसी हो जाती है? छोटी। उसके बाद पुतली का काला दिखना प्रकाश के अंदर अवशोषित होने का कारण है। नेचुरल अपर्चर किसे क्या बोला जाता है? पुतली को बोला जाता है। ठीक है, फटाफट थम्स अप करिए। हाँ जी भैया ठीक है। पुतली से बनने वाले सारे सवालों को मैं याद कर लूंगा। एक साथ ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से याद कर लेना। आप डांस अच्छा करते हैं। देखो जो है ना, सब बच्चों के बीच में अच्छा लगता है। आपने मुझे कहीं ऐसे कभी डांस नहीं करते देखा होगा शायद, या तो मैंने ममतेज सर की शादी में किया या बस बच्चों के साथ में। तो बच्चे कहने लग गए, क्या ठीक है, वो सम्मान के लिए आए हैं, सम्मान समारोह था एयरफोर्स का, तो फिर उनके लिए तो सारी बातें मान ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर ये मैम की आंख है क्या? अबे तुम भाई, तुम्हारा दिमाग देख लो कहाँ तक जा सकता है। अभी एक सवाल दे दूँ ना, 4 ऑप्शन दे दूँ, तो सब लोटपोट हो जाओगे, लेकिन चित्र देख के पहचानने की कोशिश करोगे मैम की आंख है। तो मैं तो धुरंधर मूवी में वो जासूस होना चाहिए था कहीं का। थोड़ा बहुत तो रोल तुम भी करते ही, जितना तुम दिमाग दौड़ाते हो ना। चलो सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आया? चलो अगला सवाल देखो। देखिए लेंस क्या है। देखिए अब आता है लेंस, कि लेंस कौन सा पार्ट है। तो लेंस हमारा जो आंख में है, ये वाला पार्ट आपका लेंस रहेगा। देखिए लेंस आपका पुतली के पीछे रहेगा, या आप कह दीजिए, या तो परितारिका कहिए या पुतली कहिए, उनके पीछे रहता है। यानी देखो हमें क्या क्या दिखता है भाई? परितारिका हमें दिखती है, उसके अंदर की पुतली हमें दिख जाती है, यानी हमें कॉर्निया भी दिखता है, पपिल भी दिखती है, आइरिस भी दिखती है, दिखने वाला। अब आंख के अंदर के हिस्से में एक लेंस लगा होता है, ये वाला लेंस। देखो अगर आप इसे ढंग से देख पा रहे हो ना, तो ये एक कौन सा लेंस है? नाम बताओ। क्लियर, स्पष्ट समझ में आ रहा है? यहां भी देख लो चाहे यहां भी देखो, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एमआरआई करके दे दिया हो डायग्राम आपको। एक ये वाला लेंस जो लगा होता है, ये क्या करता है कि जो भी इस पर प्रकाश की किरणें आकर पड़ी, ये उनको वहां फोकस करेगा जहां हमारी आंख पर चित्र बनना होता है। ये वहां फोकस करेगा जहां पर हमारी आंख में पिक्चर बननी होती है, चित्र बनना होता है। तो आंख का लेंस कैसा होता है? ये आपका उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो एक सवाल तो ये हो गया कि हमारी आंख में लेंस कौन सा होता है? लचीला उत्तल लेंस होता है। यह लेंस पारदर्शी प्रोटीन से बना होता है। ये थोड़ा बायोलॉजी का सवाल है। ये किससे बना होता है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है, जो उम्र के बढ़ने पर धुंधला होकर मोतियाबिंद का कारण बनता है।
तो धीरे धीरे जब किसी की उम्र बढ़ती है तो ये धुंधला होता है और मोतियाबिंद बन जाता है। देखिए, मोतियाबिंद ऐसी बीमारी नहीं है कि जो किसी बच्चे को हो जाए या किसी को नज़दीक और दूर का दिखना बंद हो जाए। मोतियाबिंद उम्र के साथ होता है, जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो हमारी आंख का लेंस है ये कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। अब देखिए, एक सवाल आता है कि नेत्र लेंस जो है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, पहली बात तो नेत्र लेंस एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। भाई आप सोचो ना, आपको चीजें रियली दिखाई देती है ना, तो नेत्र लेंस ने कैसा प्रतिबिंब बनाया, रियल। और मुझे बताओ, रियल इमेज कैसी होती है? क्या आपको याद है, ये उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपकी आंख का लेंस पीछे इमेज जो बना रहा है वो उल्टी ही बना रहा है, लेकिन फिर हमें सीधा कैसे दिखता है। देखो, यहां नेत्र लेंस ने एक इमेज बनाई, यहां पर नेत्र लेंस ने एक इमेज बनाई, यहां से प्रकाश की किरणें आई और उसने उन सबको यहां फोकस कर दिया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेटिना। जहां पर इमेज बनती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। अब देखो, इमेज क्या है, ये तो केवल लाइट ले रहा है और पता है उसको जो भी यहां बना उसको सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मेरा ये फ़ोन है ना, मेरी बात को सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, आपके फ़ोन के पास भेज रहा है, फिर वापस आपका फ़ोन उसे बातचीत में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ हमारी ना बहुत सारी, ये मान लो कि सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर उसको सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तुम्हारे भेजे तक लेकर जाएंगे, खोपड़ी तक लेकर जाएंगे। खोपड़ी अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से उसको सीधा करके, समझो, उन सिग्नलों को सीधा करेगी, इमेज बनाएगी और उस इमेज को फिर से सिग्नलों के थ्रू तुम्हारे दिमाग तक यहाँ पहुँचा देगी और तुम्हें बताएगी कि भाई ये चीज़ ऐसे सीधी दिख रही है। तो आंख, सवाल आएगा, आंख का लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब, इन्वर्टेड। सीधा कौन करता है, आपके खोपड़ी। इसीलिए तो इसे सीपीयू कहा जाता है, दिमाग अपने पूरे सिस्टम का, क्योंकि ये चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो सवाल आएगा कि नेत्र लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। कहाँ, रेटिना पर, लेकिन उसको सही कौन करता है, फिर आपका दिमाग। आगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, इसे अकोमोडेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि हमारा लेंस जो है ये अंधेरे में भी देख सकता है, उजाले में भी, ज़्यादा प्रकाश को भी ले सकता है, कम को भी। तो ये अपनी फोकस दूरी को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन पावर, अनुकूलन क्षमता या समंजन क्षमता। पेपर में इसको समंजन के नाम से भी देता है, इसको क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। तो आप कहोगे कि समंजन, सवाल आएगा व्हाट इज द अकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता क्या होती है। तो उत्तर होगा, समंजन क्षमता, अनुकूलन पावर, नेत्र लेंस के अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को हम कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निकट की वस्तुओं को देखने पर लेंस कैसा हो जाता है, मोटा, और दूर की वस्तुओं को देखने पर लेंस कैसा हो जाता है, पतला। देखिए, निकट की वस्तु अगर आपको देखनी है तो इसका मतलब क्या है, फोकस दूरी कम है। भाई अगर निकट की वस्तुएं देखनी है तो लेंस आने वाली किरणों को नजदीक फोकस कर देगा ऐसे, और अगर आपको दूर की वस्तुएं देखनी है तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये आपका लेंस है, और ये ज़्यादा अगर दूर की वस्तुएं इससे दिखवाओगे, अच्छा मैंने डायग्राम ना थोड़ा गलत बना दिया है, ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ऐसे, ठीक है, फिर इसको ऐसे बनाओ। तो अगर आपको नज़दीक फोकस कराना है तो नेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा, और अगर आपको दूर फोकस कराना है तो नेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो भैया इन दोनों पॉइंट्स को तो बड़े अच्छे से समझो, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंख में बता तो दिया भाई आपको कौन सा लेंस होता है। यार लवलेश भाई एक बात बताओ, क्या वाकई में, अच्छा ऐसे कौन कौन है जिसको ये उत्तर नहीं पता लगा, जैसे लवलेश भाई है, पूछ रहे हैं सर आंख में कौन सा लेंस होता है। तो मतलब हैं आप लोग ऐसे जिनको नहीं अभी समझ में आया कि मानव नेत्र में उत्तर लेंस होता है, स्पष्ट मैंने बताया है। तो मतलब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यार एक एक सवाल को खोद खोद कर आपको दे दूँ, फिर मतलब कहाँ लैग कर रहे हैं मैं और आप, मुझे ये बताओ। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को बार बार पूछते रहेंगे जो मैं यहाँ अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर करके बता दे रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि मेरे समझाने में कहाँ समस्या है, या मैं कुछ ऐसा क्या कर लूँ कि भाई आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि जब मैं इसको समझा रहा हूँ तो आप तक ये बात पहुँच जाए। क्योंकि शायद कैमरा चलाने से
ये माइक चलाने से, मेरे 10 बार बताने से तो नहीं पहुंच रही है। मतलब इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है, आपकी गलती है? मेरी है तो मुझे बताओ क्या सुधार करूं, आपकी है तो आप बताओ कैसे मुझसे चाहते हो कि मैं आपको क्या कहूं कि आप उसको सुधार कर लो, बताओ जरा। मतलब मुझे नहीं लगता यार किसी को भी ये डाउट होना चाहिए कि आंख में कौन सा लेंस होता है। बताओ भाई। मतलब मैं एक एक प्रॉब्लम पे ना एक एक बारीकी से बात करना चाह रहा हूं, तो ये बताओ कि यार समस्या कहां आ रही है। देखो भाई, ये पंकज भाई लिख कर पढ़ाया करो सर, ऐसे समझ में नहीं आता। मुझे ये बताओ, चलो तुम मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, ऐसे बताओ भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, बस 30 सेकंड का समय लूंगा। मुझे ये बता भाई पंकज, मैंने ये कह दिया कि मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस होता है, और मैंने यहां ये लिख दिया, ये पहले से लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको लिखता तो बस मुझे तुम ये समझा दो कि भाई ये फर्क पड़ जाता, बताओ। मतलब क्या आप वाकई में ये चाहते हो कि ये सिलेबस, ये चीज 8 महीने चलती रहे, या आप ये चाहते हो कि हम सिलेबस को अनंतकालीन बना दें? क्यों भाई? मतलब ये कोई पॉइंट ही नहीं है यार। आप सिर्फ और सिर्फ ना सुन नहीं रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं। जिसको भी नहीं समझ में आया, मतलब यार इसमें इसमें मैं, आपने साइकोलॉजी कैसी बना ली है भाई। मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने बता दिया कि भाई मानव नेत्र में ना एक लचीला उत्तल लेंस होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको, किसी को ये बात कैसे समझ में नहीं आ सकती है, और कैसे दिखाऊं मैं? अपनी आंख का लेंस निकाल के दिखाऊं, या किसी बच्चे को उसकी आंख में लेंस फिट करके दिखाऊं? यार ये तो संभव नहीं है। मुझे आप बताओ कि और ये बात कैसे समझ में आ सकती है? सिर्फ इतना याद करना है कि भैया जी, इंसान की आंख में उत्तल लेंस होता है। दो चीजें दिमाग में आ सकती थी, उत्तल या अवतल। उत्तर हो गया उत्तल। अब बताओ, अब इसमें और क्या अलग हो सकता है भाई? भाई थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। आपके डाउट हैं तो डाउटों को पूछो, लेकिन डाउट बनाओ मत जबरदस्ती यार। प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे भाई, क्योंकि ऐसे तो फिर चीजें कैसे चल पाएंगी। मेरे आपके बीच में एक तालमेल बहुत शानदार होना चाहिए, और कोशिश करो वो, है ना। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है, देखो सवाल आता है कि बताओ लेंस को कौन सी मशल नियंत्रित करती है। क्योंकि पता है, लेंस ऐसी चीज है, जैसे मान लो कि यहां पर कोई चीज लटकी पड़ी है। अब मुझे एक बॉल को बीचों बीच में लटकाना है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई उस बॉल को यहां रस्सियों से बांध दूंगा। एक रस्सी यहां फिक्स कर दी, एक रस्सी यहां फिक्स कर दी, एक रस्सी यहां, एक रस्सी यहां, तो वो बीच में लटका रहेगा। तो ये जो रस्सियां हैं ना हमारी आंख में, ये कौन होती हैं? ये देखिए, ये जो मसल्स आप देख पा रहे हैं ना, ये जो मसल्स आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी इसको होल्ड करके रखती हैं अंदर तक ऐसे, और इन्हीं को हम बोलते हैं सेलियरी मसल्स। ये जो सारा वाइट पार्ट है ना, ये सारी की सारी कौन है? सेलियरी मसल्स है। तो ये सिलियरी मसल्स आपको याद रखना है, लेंस को कौन कंट्रोल करती हैं? तो लेंस को सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। अगली चीज, नेत्र लेंस को प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे डोनेट नहीं किया जा सकता है। अगर किसी का लेंस खराब हो गया तो ऐसा नहीं है किसी और का लेंस लगा के उसकी आंखों में लगा दो। सवाल समझो, डोनेशन किस चीज का होता है? उत्तर करना जरा। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहला जो पार्ट आज हमने पढ़ा, उत्तर करो उसका क्या था, वो आपको याद है या नहीं? डोनेशन उसकी होती है, यानी कि प्रत्यारोपण उसका होता है, नेत्र लेंस का डोनेशन नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति के लेंस में दिक्कत आ गई, उसको मोतियाबिंद हो गया, उसको कैटरैक्ट हो गया, तो कैटरैक्ट का इलाज कैसे करते हैं? शल्य चिकित्सा से, यानी कि सर्जरी से। सर्जरी आपने सुनी हो, जैसे ना गांव में कई बार कहते हैं भाई हमारे तो ना दादाजी की आंखें बन के आई हैं। ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को बहुत सारी एनजीओ हैं या हॉस्पिटल हैं, वो क्या करते हैं, बस में लेकर जाते हैं, उनकी सर्जरी कर देते हैं आँखों की, उनके लेंस को ठीक कर देते हैं और वापस ला के छोड़ देते हैं, और उनको ना चश्मा पहनने के लिए बोल देते हैं कम से कम 10-15 दिन, ताकि लेंस कमज़ोर है अभी, उसकी सर्जरी हुई है तो सीधी रोशनी उस पर ना पड़े, काला चश्मा लगा देते हैं मोटा सा। देखा है आपने? तो कैटरेक्ट का समाधान क्या है? कैटरेक्ट का समाधान सर्जरी है। कैटरेक्ट में हमारा नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, उसका समाधान क्या है? फिर सर्जरी। बहुत बढ़िया। तो कौन सा पार्ट नेत्रदान में दान किया जाता है? कॉर्निया। लेंस नहीं किया जा सकता है। अब आ जाओ लेंस से बनने वाले तमाम सवाल। तो लेंस से बनने वाले सवाल क्या है?
पहला सवाल आएगा कि बताओ मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। मेरे साथ उत्तर करो। उत्तर लेंस होता है। किससे बना होता है? एक पारदर्शी प्रोटीन से बना होता है जिसमें उम्र बढ़ने पर समस्या आ जाती है, जिसको मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, आंख से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक है तो अपने आप ही उल्टा होगा, रियल है और इन्वर्टेड है। आंख की खुद के लेंस को छोटा बड़ा करने की क्षमता को अनुकूलन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन पावर कहते हैं। अगला सवाल, निकट की वस्तुओं को देखने पर नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने पर नेत्र लेंस पतला हो जाता है। अगला सवाल नेत्र लेंस से कि लेंस को कौन कंट्रोल करती है? सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। लेंस को कौन कंट्रोल करती हैं? सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। और प्रत्यारोपण में लेंस का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अगर किसी के लेंस में समस्या है, अगर कैटरेक्ट उसे हो गया, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है और उसी इंसान का लेंस सही कर दिया जा सकता है, किसी दूसरे का तो नहीं लगाया जा सकता। अब बताओ भाई, क्लियर है सारे पॉइंट्स? एक बार फटाफट से हम सब कर देंगे। हाँ जी भैया, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। इतना एक बार फटाफट से हम सब करेंगे। हाँ जी भैया, क्लियर है। सर सिलियरी मसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा सिलियरी मसल्स के बारे में पढ़ लो। देखिए सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, तो भैया जी इनको बोलते हैं हम पक्षमाभ पेशियां। हिंदी इनकी शुद्ध हिंदी होती है पक्षमाभ पेशियां। अब मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश आसान लगेगी। ये क्या करती हैं? लेंस को समायोजित करती हैं, लेंस को छोटा बड़ा करने के काम में आ जाती हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तो नेत्र की मांसपेशियां शिथिल एवं पतली हो जाती हैं। जब किसी व्यक्ति की ना फोकस दूरी बढ़ जाती है आंख की, सवाल आएगा अगर फोकस दूरी बढ़ जाए तो नेत्र आप उसमें ना सिलियरी मसल्स की कमी होती है। सिलियरी मसल्स कैसी हो गई हैं? रिलैक्स हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं और पतली हो गई हैं। ठीक है, तो वो तो ऐसे भी याद रखोगे। नेत्र लेंस भी पतला हो जाता है फोकस दूरी बढ़ने पे और मसल्स भी पतली हो जाती है, दोनों में कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो जाते हैं सिलियरी मसल्स। और ये जो है ना एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, मतलब ये एनसीईआरटी की किताब से मैंने पॉइंट ऐड किए हैं। आपकी क्लास बनाते समय ना मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक से कोई भी सवाल ना बचे। अगर आपने मेरे किसी और बैच से पढ़ा है ना, तो इतना डिटेल में कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि ये फाउंडेशन बैच है, अच्छा उसमें नहीं पढ़ा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कम पढ़ाया है, उस बैच के हिसाब से उतना सफिशिएंट था। लेकिन अगर आप चाहो कि एक ही क्लास से सारे बैच कवर हो जाए, तो फिर हमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये मान लो कि यहाँ से कुछ बचेगा ही नहीं। फटाफट बताइए, क्लियर है? ठीक है जी, एक बार फटाफट से सभी बताएंगे कि हाँ जी भैया मुझे क्लियर है। अगर हाँ तो फिर एक पार्ट पर चलते हैं हम, जिसका नाम है रेटिना। पहले आप रेटिना को समझो तब कुछ और समझोगे। देखिए रेटिना क्या पार्ट होता है, आप इससे समझ जाओगे। यहाँ से रेटिना, और इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका रेटिना। देखिए रेटिना क्या पार्ट है, ये आपको समझ में आ गया लेंस तक कि यहाँ लेंस होता है। और लेंस क्या करता है, जो आपकी किरणें आती हैं, उत्तल लेंस का काम क्या है? किरणों को इकट्ठा करना। तो ये इन्हें एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है जहां पर इसकी इमेज बनने वाली होती है। तो देखो ये जो पूरा पार्ट है ना आपका, जिसको मैं यहां से लेकर यहां तक रेड रेड कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या है? रेटिना है। ये पूरा का पूरा यहां तक क्या है? रेटिना। तो रेटिना पर कहीं भी किरणें आकर पड़ेंगी, रेटिना पर कहीं भी किरणें अगर आकर पड़ेंगी तो वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो सवाल आएगा कि बताइए रेटिना का क्या काम है? तो आप कहेंगे कि भैया जी कहाँ गया, आजा भाई, दोष पे कहाँ से आ गए, एक सेकंड रुको बस। ये रेटिना नेत्र की प्रकाश संवेदनशील भीतरी झिल्ली होती है, जो वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाती है। यानी सवाल आएगा कि बताइए किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। और मैंने लिखा भी है, इसे नेत्र की फोटोग्राफिक फिल्म कहा जाता है, क्योंकि छवि का निर्माण इसी पर होता है। फोटोग्राफिक फिल्म पता है क्या है? जैसे आपने पुराने जमाने के कैमरे देखे हों, तो उनमें ना एक रील डलती थी। पहले फोटो रील पे आती थी और उसी रील से चित्र बनाया करते थे। तो उसको ना फिल्म कह सकते हो आप, कि सबसे पहले उस पर ना फिल्म पर फोटो छपेगा, रेटिना पर फोटो छपेगा, फिर वो दिमाग पर जाएगा, दिमाग उसको तस्वीर में बदलेगा, फिर से वो तस्वीर आपके रेटिना पर आ जाती है। तो फटाफट बताइए। हाँ जी, क्लियर है। इसे नेत्र की फोटोग्राफिक फिल्म कहा जाता है, क्योंकि छवि का निर्माण इसी पर होता है। फिर पीडीएफ से डायग्राम बहुत अच्छा समझ में आता है। देखिए भैया, आपके ना आँख से रिलेटेड इधर उधर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि कुछ लोगों की ब्राउन पपिल होती है कैसे। नितेश भाई मैंने बता दिया। अच्छा मुझे बताओ नितेश भाई, कि क्या इस बात के बाद कोई डाउट रह जाना चाहिए था क्या, कि ब्राउन पपिल किसका क्या क्या कारण होता है? या तो आप सुन नहीं रहे हो? देखो, आंख का रंग काला भूरा, भैया भूरे को ही ब्राउन कहते हैं ना। किस कारण होता है? पिगमेंट की वजह से होता है। आपकी बॉडी में पिगमेंट होते हैं, रंग द्रव्य होते हैं, जो कलर डिसाइड करते हैं किसी चीज का। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं चीजों को? बस मेरी आपसे एक शिकायत है, थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई चीजों को। ये फटाफट बताइए, क्लियर है? और इस बात से कभी सवाल नहीं आएगा कि जन्मजात आदमी का भूरा रंग क्यों है, कभी सवाल नहीं आएगा। छोटा मोटा जो सवाल बनेगा मैंने उसको दे दिया। तो आप अगर सुनेंगे मेरी एक एक बात को, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे। हाँ जी भैया, क्लियर है। रेटिना के लिए, कि मुझे समझ में आ गया कि रेटिना नेत्र की प्रकाश संवेदनशील भीतरी झिल्ली है, लाइट सेंसिटिव इनर मेम्ब्रेन है, जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इमेज यहीं पर बनती है, इसीलिए इसे आंख की फोटोग्राफिक फिल्म भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलें रेटिना के लिए। अगला पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, रेटिना में ना दो तरह की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो तरह की सेंसरी सेल पाए जाते हैं। देखिए यहां पर ना रेटिना पार्ट में दो तरह की सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। एक रॉड की शेप में होती हैं, कोन की शेप में होती हैं। एक आपको ऐसी दिखेंगी रॉड की तरह, ऐसी ऐसी, और एक आपको हल्के हल्के से कोन की शेप में दिखेंगी, ऐसी ऐसी। रॉड वाली जो शेल है, रॉड वाली जो कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं हम कई बार छड़ कोशिकाएं। रॉड की हिंदी भी वो दे देता है, इसको बोल देता है छड़ कोशिकाएं, और कोन की हिंदी दे देता है वो शंकु कोशिकाएं। तो रॉड कोशिकाएं धीमे प्रकाश में देखने के लिए होती हैं, और कोन कोशिकाएं रंग दृष्टि और तीक्ष्ण दृष्टि के लिए होती हैं, यानी कि ये कलर विजन के लिए और शार्प विजन के लिए होती हैं। सुनो समझो, आपसे सवाल आएगा कि धीमी रोशनी में देखने में हेल्प कौन करता है? भाई लेंस का आकार तो घटता बढ़ता है ही, साथ ही रॉड कोशिकाएं भी मदद करती हैं। उसके अलावा आएगा, देखिए कलर विजन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है मेडिकल में। अगर किसी व्यक्ति को कलर विजन है, इसका मतलब उसे लाल, नीला, हरा, अगर मैं सही हूं तो इन्हीं रंगों में फर्क समझ में नहीं आता है। तो अगर ऐसा है, किसी व्यक्ति को कलर विजन है, तो ये मान लेना उसके अंदर कोन सेल नहीं है, उसके अंदर कोन कोशिकाएं गायब हैं। यही कोशिकाएं होती हैं जो हमें इस रंग में अंतर कराती हैं। क्या इनको किसी तरह से आंख के अंदर डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर खराब हो गई है, नहीं, होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो होंगी ही नहीं, उसके अंदर ये चीजें पाई ही नहीं जाएंगी। ठीक है, तो कौन कोशिकाएं किस लिए होती हैं? रंग दृष्टि और तीक्ष्ण दृष्टि के लिए। ये एनसीईआरटी का सवाल है और आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसको कभी ना कभी पढ़ा भी होगा। ठीक है भाई। अच्छा, आगे देखिए, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मस्तिष्क की जो क्षमता होती है उसके कारण हम उसे सीधा देख पाते हैं। रेटिना विद्युत आवेग बनाकर उन्हें दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी रेटिना पर जो इंफॉर्मेशन मिली उसको सिग्नल बनाकर हमारी आंख तक भेजा जाता है, जिसे आप चाहे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहिए या सिग्नल कहिए। ठीक है, तो विद्युत आवेग कहिए, या फिर इसी चीज को आप क्या कह सकते हो? सिग्नल कह सकते हो, और हिंदी में इसको संकेत कह सकते हो। तो किसकी मदद से डेटा आगे बढ़ता है? सब कुछ सिग्नल की मदद से आगे बढ़ता है। ठीक है भाई। देखो, ये एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इनको पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये हर एक पेपर में ना आया हुआ सवाल है,
और इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसे मत समझो मैंने ना आपको, आप एक काम करना, इसमें से कोई भी लाइन रैंडमली चुनना और उसके पीछे लिख देना टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन बन के आता है ना, उसकी सबसे अच्छी बात है वो ये बता देता है किस एग्जाम में आया हुआ है। मैं कहता हूँ किसी भी लाइन को उठा लेना, मेरी एक लाइन उठाना थ्योरी में से, सीधा उसको लिख के एज इट इज और टेक्स्ट बुक लिख देना, आपको ना ये समझ में आ जाएगा ये किस एग्जाम का आया हुआ है। तो इनमें से हर एक सवाल रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, मानव नेत्र से ना या किसी भी टॉपिक से इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। लेकिन भाई इससे कम कोई एस्पेक्ट मत करो मुझसे कि इससे कम डेटा में बात बन जाएगी, फिर तुमने फाउंडेशन बैच गलत ले लिया। फाउंडेशन बैच का उद्देश्य है इसके बाद कोई सवाल बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो एक चीज और मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। एक पॉइंट होता है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? देखिए ये जो आपका पूरा रेटिना है ना, रेटिना पर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जिनको हम अभी हम कह रहे थे आवेग कह रहे थे। मतलब देखो सिग्नल तो क्या है, एक चीज है जो जा रही है, इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कौन कन्वर्ट कर रहा है? तो एक कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं हम फोटो इंटरसेप्टर कोशिकाएं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कोई किरण आके पड़ी फोटो इंटरसेप्टर कोशिका पे, इसने इसको सिग्नल में बदला, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कह दो, सिग्नल कह दो, ये हमारे दिमाग तक गया। तो रेटिना में हर जगह फोटो इंटरसेप्टर सिग्नल्स सेल्स लगी होती हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां पर ये सेल नहीं होती हैं। अब भैया वहां कोई जब सेल ही नहीं है तो वो दिमाग को सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाती और दिमाग कुछ नहीं देख पाता, तो उस जगह पर कोई इमेज कभी भी नहीं बन सकती। उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु। इसको हिंदी में बोलते हैं अंध बिंदु, यानी यहां पर अगर इमेज आके पड़ी तब ना दिखे आपको कुछ भी। तो आप कहोगे कि रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां कोई फोटो रेसेप्टर कोशिकाएं रॉड या कोन्स नहीं होती उसको हम अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। अच्छा आगे, यह ऑप्टिक नर्व्स आंख से बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छा इसको चलो छोड़ दो, ये बीच का एक पॉइंट आ गया है, इसको रहने दो आप, है ना। ये एक बीच का पॉइंट आ गया है गलती से, सॉरी उसके लिए। आगे देखो, इस बिंदु पर गिरने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता इसलिए इसे अंध बिंदु कहते हैं। तो सवाल आएगा कि बताइए अंध बिंदु क्या होता है? तो अंध बिंदु का मतलब है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि वहां पर कोई सेल नहीं है, ना रोड सेल है, ना रॉड सेल है, ना कोन सेल है, और कोई सेल ना होने की वजह से वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं चलता, मैं आपका फैन हूं। थैंक यू भाई मेरे दोस्त, थैंक यू। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा ही नहीं सही में। एक पॉइंट आता है पीत बिंदु, जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। देखो वैसे तो रेटिना पे हर जगह अच्छी इमेज बन रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जिस पर इमेज सबसे अच्छी बनती है, और स्वस्थ मनुष्य की आंख की इमेज वहीं बनती है। जैसे हमें तुम्हें मुझे भी स्पष्ट दिखाई देता है। चश्मा मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरी दृष्टि में दोष है, ये तो यहाँ बहुत सारी रोशनी है, उससे सेफ साइड के लिए ब्लू कट चश्मा है। तो जैसे हमें तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है बगैर चश्मों के, उस पॉइंट को हम बोलते हैं येलो स्पॉट, जहां पर इमेज बनती है तो प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है ऑप्टिकल नर्व्स, दृष्टि सिराएं। तो आगे सिग्नल को कौन ले जाती हैं? यही दृष्टि सिराएं। रेटिना पे जो इंफॉर्मेशन आती है उसको आगे ले जाती हैं, किसकी फॉर्म में ले जाती हैं? सिग्नल की में। देखिए ठीक है सिग्नल जा रहा है, लेकिन तार के माध्यम से ही तो जाएगा सिग्नल। तो रेटिना से लेकर हमारे खोपड़े तक जो तार हैं, जो वायर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दृष्टि सिराएं, ऑप्टिकल नर्व्स। और एक लिक्विड भरा होता है एक्वेस ह्यूमर, काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या है? हमारी आंख में आप शुरू में ही आप देखो ना, आंख लचीली सी होती है, इसमें ना एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम काचाभ द्रव बोलते हैं। और ये क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन। ये तो सबसे शुरू में ही आपको दिख जाएगा, ये बार बार आप देखेंगे ना हल्का सा लिक्विड लिक्विड सा जैसा है, यही काचाभ द्रव होता है, यही एक्वस ह्यूमर होता है। ये ना आंख को सपोर्ट भी करता है। जैसे मान लो किसी ने बहुत तेज आपकी आंख पे मार दिया तो ये लिक्विड दब जाता है और आंख को बचा लेता है, ठीक है भाई। तो इतने सारे पॉइंट हमारे आंख के बारे में हो गए हैं। अभी इसमें आंखों के ना दोष रह गए हैं, तो आंखों के दोषों को हम कल डिस्कस करेंगे। और फटाफट से मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराता हूं, आंख का पूरा आपको मजा आ जाएगा। ये कोशिश मत करना कि एक साथ ही हमें याद हो जाए,
देखिए याद करना एक प्रक्रिया है, आप 2 बार रिवाइज करो। कब कब? एक तो आप नोट्स बनाओगे तब रिवाइज हो जाएगा, रात को सोने से पहले जरूर, और एक संडे को। अगर आप ये 3 बार रिवाइज कर लो तो ये पक्का पक्का आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो क्या क्या हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने कॉर्निया देखा, नेत्र का सबसे बाहर का भाग, सुरक्षा प्रदान करता है। देखो ये भी सुरक्षा प्रदान करता है और काचाभ द्रव भी। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इस बात से मत डरो। अपवर्तन का कॉर्निया से ही हो जाता है। कॉर्निया ज़्यादातर किरणों को मोड़ देता है। डोनेशन केवल कॉर्निया की ही होती है और इसमें कोई रक्तवाही कोशिका नहीं होती, इसलिए पारदर्शी होता है। आइरिस क्या होती है? रंगीन झिल्ली, और इसका कलर अलग अलग पिगमेंट की वजह से होता है। उसके बाद पुतली आती है, काला छिद्र पुतली है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, अंधेरे में छोटी हो जाएगी, उजाले में बड़ी हो जाएगी। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, अंधेरे में बड़ी, उजाले में छोटी। और अगर काला दिखना प्रकाश के अंदर अवशोषित होने का कारण है। उसके बाद हम लेंस पे गए। उत्तल लेंस होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है। फोकस दूरी कम है तो मोटा होगा, ज़्यादा है तो पतला हो जाएगा। सिलेरी मसल्स इसको कंट्रोल करती हैं। लेंस को बदला नहीं जा सकता, इसकी क्या होती है? सर्जरी होती है। अगला पॉइंट है सिलेरी मसल्स, जो लेंस को कंट्रोल करती हैं और स्थिर और पतली हो जाती हैं तो वृद्धि दूर पहुंच जाती है। अंध बिंदु क्या है? जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, आदमी को कुछ नहीं दिखाई देगा। अंध बिंदु का मतलब पीत बिंदु, येलो पॉइंट, जहां पर सबसे अच्छी इमेज बनती है। सिरा ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं? जो सिग्नल को लेकर जाती हैं। काचाभ द्रव व्यक्ति को सुरक्षा देता है। रेटिना, जहां पर अच्छा इमेज बनती है, फोटोग्राफिक प्लेट कहा जाता है। रेटिना में रोड सेल्स और कॉन सेल्स होती हैं। कलर विजन के मरीजों में कॉन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है भैया, तो इतनी कहानी हमने पढ़ी, ये रेटिना तक की कहानी ओवर हो जाती है। तो अगर आप कम से कम आंख के बारे में 20 पॉइंट बन गए होंगे, इन 20 के 20 पॉइंटों को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाएं तो ये मान लेना कि कहीं आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। मेरे भाई, इसके अलावा आपके इधर उधर के बहुत सारे सवाल थे कि बताओ जी आंखों को मजबूत कैसे बनाएं, या मतलब अजीब अजीब से कुछ ऐसे सवाल थे। एक आंख से उतना दिखता है तो 2 से कितना दिखेगा? देखिए, मतलब मैं ये मानता हूँ कि गलती आपकी नहीं है। साइंस पढ़ रहे हो तो उत्सुकताएं हो सकती हैं, एक्साइटमेंट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन कोशिश करिए कि वो सवाल पूछो जो हमारे सिलेबस के हों। मतलब यार, आपको ना वैज्ञानिक नहीं बनना, आपको कोई आंखों का डॉक्टर बनना है क्या? आपको तो बस ये है कि इससे पेपर में सवाल आए, मेरा मैं पास हो जाऊं। हमारा उद्देश्य आंख के बारे में पीएचडी करना नहीं है। अगर आंख के बारे में पीएचडी करना होता तो आप यहाँ विज्ञान क्यों पढ़ते यार? आप एमबीबीएस कर लेते भाई। फिर समझो मेरी बात को, बुरा मत मानना प्लीज़। अगर आप हर सब्जेक्ट के बारे में पीएचडी करने की कोशिश करेंगे तो फिर सिलेबस ना ख़त्म होने का 10 महीने भी, फिर तो भैया उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ो और पीएचडी करो। तो जितना हमारा जो टारगेट है उससे नहीं भटकना है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब हमें टॉपिक तो समझ में आ ही गया, बट मज़ा आ रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। तो उस मज़े को थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ से बनने वाले सवालों के पेपर में उत्तर करना है, पहला मुख्य टारगेट। बाकी दूसरा, मैं तो आपको कितनी गहराई में तो लेकर ही जाता हूँ यार। कोई भी चीज़ मैं कभी रटवा नहीं रहा हूँ, चित्रों की मदद से बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सारी चीज़ें अच्छे से बता के आपके व्यवहारिक जीवन से जोड़ के मैं आपको तब चीज़ों को करा रहा हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा जाना फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो भैया जी ये सारी चीज़ें कल की क्लास में आप सभी को याद होनी चाहिए, है ना? बहुत बहुत सारा थैंक यू। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट हैं, आपके जैसा कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल क्लियर हो गया है। थैंक यू सभी को, बहुत सारा आभार। कुछ साथियों की शिकायत होती है मेरा कमेंट नहीं देखते हैं, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा। सबके कमेंट देख पाना संभव नहीं होता। अगर आपका कमेंट कभी ना देख पाऊँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी। बट आप अपना डाउट पूछोगे तो ज़रूर उसका टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो टेलीग्राम पे रेगुलर रिप्लाई आपको मिल रहे होंगे, करते रहा करो, अपने डाउटों के बारे में पूछो, मैं उनका रिप्लाई वहाँ पे दे दूँगा। मुझे टैग जरूर कर दिया करो, ठीक है जी? चलिए, क्योंकि यहाँ तो मतलब हज़ारों बच्चा पढ़ रहा है, उस सबका कमेंट पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। आप रिवाइज करो, हो सकता है आपका डाउट दूर हो जाए, ना हो तो टेलीग्राम में मुझसे पूछ लिया करो। चलिए भैया जी, कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।